है बच्चों, कैसे हैं क्लास 9th वालों? सब बढ़िया, मजे में? छुट्टियां चल रही होंगी आपकी। तो अक्सर बच्चों के डाउट थे कि वर्क एनर्जी पावर जो फिजिक्स है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मैंने थोड़ी सी मेहनत की और एनसीईआरटी के साथ साथ नोट्स के साथ साथ सारी चीजें और क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। क्या ये देखते हैं वर्क एनर्जी पावर है क्या। आपका चैप्टर नंबर 11 वन बाय वन डिस्कस करते हुए चलते हैं। सबसे पहले ये जो आपको पूरा एनसीईआरटी का पैराग्राफ आपको दिख रहा है, ये एनसीईआरटी का पैराग्राफ वन बाय वन पढ़ते हुए चले। हमारे कोई काम का नहीं, जितनी काम की चीजें मैं आपको धीरे धीरे बताता चलूंगा, फिर आपको बताऊंगा कि क्या हमने सारी एनसीईआरटी कवर की है कि नहीं कवर की। पहली चीज, इन द प्रीवियस फ्यू चैप्टर वी हैव टॉक्ड अबाउट द वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपने सबसे पहले मोशन पढ़ा होगा। मोशन में क्या होता था कि आप क्या, एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है उसको रेस्ट पे बोला, वो चलने लगा तो उसको क्या बोला, मोशन में बोला। अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा हूं तो उसे स्ट्रेट लाइन मोशन बोला गया। अगर कोई ऐसे उड़ के जा रहा है उसे प्रोजेक्टाइल या 2D मोशन बोला जाता है। ये बातें हो गई थी हमारी, आपने पीछे पढ़ रखा है। तो आपसे बोला जाता है कि ये बताओ, अगर आपका वर्क है यानी आप जो मोशन कर रहे हो, क्या बिना वर्क किए, बिना एनर्जी को खर्चा किए आप मोशन कर पाओगे? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। यानी हम जब जब मोशन करते हैं तब तब एनर्जी खर्चा होती है। आपने कोई काम किया तब भी एनर्जी खर्चा हुई, आपने कोई सामान उठाया तब भी आपकी एनर्जी खर्चा होती है। इन सारी चीजों के बारे में ये डिस्कस एनसीईआरटी करती है। तो आपसे सबसे फिर कहता है वी कॉल सच एक्टिविटी लाइफ प्रोसेस। ये जो पूरी एक्टिविटीज हैं या जो हम अपने अंदर की एक्टिविटीज करते हैं, सेल फोटोसिंथेसिस करती है, हमारी सेल डाइजेस्ट करती है, एक्सक्रीट करती है, सारी चीजें करती है, इन्हें बोला जाता है लाइफ प्रोसेस। ये जो लाइफ प्रोसेस के लिए जो वर्क है, जो एनर्जी चाहिए, वो कहां से मिलती है? तो उसने कहा कि वो सारी एनर्जी कहां से मिलती है। आप यहां अगर ध्यान से देखोगे तो वो सारी एनर्जी कहां से मिलती है? वो सारी एनर्जी फूड से मिलती है। उसने कहा ठीक है। फिर कहा वी नीड एनर्जी फॉर द अदर एक्टिविटीज जैसे लाइक प्लेइंग, सिंगिंग, रीडिंग, राइटिंग। इन सब के लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ती है? एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है। फिर कहा एनिमल टू गेट इंगेज इन एक्टिविटीज, फॉर एग्जाम्पल दे में जंप। एनिमल जंप करते हैं, टहलते हैं, शिकार करते हैं, भागते हैं, उछल कूद करते हैं। इन सारी चीजों के लिए क्या होता है? एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना। थिंक ऑफ मशीन, तो मशीन दैट यू हैव कम अक्रॉस। तो मशीन के लिए भी क्या एनर्जी की जरूरत पड़ती है? क्या कोई मशीन अपने आप काम करती है? नहीं। हर मशीन के, भाई आपका पंखा चल रहा है या स्मार्ट बोर्ड चल रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी इसके पीछे लग रही होगी। तो कहीं ना कहीं सारी चीजों को एनर्जी की जरूरत पड़ती है। पूरा पहला पहला ग्राफ उसने यही चीज बताया है। फिर उसने कहा कि व्हाट इज द वर्क। वर्क क्या है? व्हाट इज द वर्क? देयर इज अ डिफरेंस इन द वे यूज टर्म वर्क। जैसे एग्जांपल के तौर पे बोला जाए कि हम कहते हैं कि हमने काम किया, जैसे मैं बैठा, मैंने लिखा, मैंने पढ़ा, मैंने याद किया, मैंने सिंगिंग की, मैंने सारी चीजें किया। क्या वो वर्क हुआ? यस, हमारे टर्म में वो क्या है? वर्क है। ठीक। लेकिन साइंटिस्ट क्या कहते हैं? साइंस के अकॉर्डिंग वर्क क्या है, कि सारा वर्क में आएगा या नहीं आएगा, हम आगे बात करते हैं इसके ऊपर। उसने कहा नॉट मच वर्क इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। क्या आपने काम बहुत किया लेकिन अभी, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं दिन भर पढ़ाई किया, मैंने दिन भर खूब पढ़ाई की, 18 घंटा पढ़ाई किया, और आप अचानक से आके मुझसे कह दे रहे हो तुमने कोई काम नहीं किया, गुस्सा आएगी। तो वही उन्होंने कहा कि यार वर्क आपने बहुत किया लेकिन आपने कुछ नहीं किया। तो आइए इसका क्या मतलब है, क्या मतलब है वो समझते हैं। उन्होंने कमाली इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन। ये तो देखो वही सेम वर्ड भी आ गया कि कमाली है ना, कमाली वो एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रही है। शी स्पेंड लॉट ऑफ टाइम, स्टडीज में बहुत सारे, उसने बुक रीड किया, उसने बुक रीड किया, डायग्राम को ड्रा किया, अपने थॉट को ऑर्गेनाइज किया, सोचा समझा, क्वेश्चन पेपर कलेक्ट किया, क्लास को अटेंड किया, डिस्कस प्रॉब्लम को किया अपने फ्रेंड से, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, इतने सारे उसने काम किया, सारी चीजें, बहुत हार्ड वर्क किया। हाँ यार आपका एग्जाम आ रहा है, बहुत आपने हार्ड वर्क किया है, सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं आपका है, इतना सारा काम किया। लेकिन क्या साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, साइंटिफिक टर्म के अकॉर्डिंग क्या ये वर्क होगा कि नहीं होगा, उस पर हम डिस्कस करेंगे। पहले आंसर बता दे रहा हूं कि वर्क नहीं माना जाएगा अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक टर्म जो हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। यू आर वर्किंग हार्ड टू पुश अ ह्यूज रॉक। आपने एक दीवार को ढकेला, मैं इसकी मान लो ये दीवार है, मैंने इसको पूरा पुश किया मेरे, लेकिन क्या हुआ, मैं थक गया लेकिन दीवार अपनी जगह से हटी नहीं। तो हमें क्या लगा कि हाँ यार हमने पूरा वर्क किया, दीवार को पूरा ढकेला, हम थक गए, दिन भर थक गए, ढकेला, दीवार नहीं गिरी या दीवार टस से मस नहीं हुई, डिस्प्लेस नहीं हुई, तो हमने तो वर्क किया। बट साइंस कहती है कि नहीं आपने कोई वर्क नहीं किया ना। क्यों? देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वो अपनी जगह से हटा ही नहीं। तो एक वर्ड यहां सबसे पहला आया, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वर्क। ये लाइन देखना, ये लाइन आप देखना, नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वर्क। ठीक है ना। चल
तो उन्होंने कहा कि नो डिस्प्लेसमेंट, यानी एक चीज आप नो डिस्प्लेसमेंट, उन्होंने कहा कि भाई नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वर्क, यानी आप समझ में आया कि यार हम वर्क कर रहे हैं बट अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो फोर यानी वर्क भी माना नहीं जाएगा। ठीक, फिर यू स्टैंड स्टिल फॉर अ फ्यू मिनट विद अ हैवी लोड ऑन योर हेड, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो, एग्जांपल के तौर पे ये मेरा टैब है, इस टैब को लेके मैं इस पे खड़ा हूं, मान लो ये टैब नहीं बहुत भारी से सामान है, मैं इसको लेकर यहां पर खड़ा हूं, तो मुझे लगा हाँ यार मैं बहुत वर्क कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ लेकर खड़ा हूं, क्या मैं डिस्प्लेस हो रहा हूं? नहीं। तो अगर मैं जब तक डिस्प्लेस नहीं होऊंगा तब तक वर्क नहीं माना जाएगा। तो आप कितना भी बोझ लेकर खड़े हो जाओ, कुली भैया इसे खड़े हो जाए 1 घंटा, तो हमको लगेगा यार उसने बड़ी मेहनत की है, ईंटा उठाया है, सामान उठाया है, बस साइंस आगे कहेगी ना भैया तुमने कोई काम नहीं किया, क्योंकि कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो वही बात है, हैवी में सारी चीजें। यू क्लाइम अप द स्टेप ऑफ अ स्टेयरकेस एंड रीच द सेकंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग जस्ट टू सी द लैंडस्केप फ्रॉम देयर। You may even climb up a tall tree if we apply the scientific definition. These activities involve a lot of work. सही बात, आपने पेड़ पे चढ़े, आप सेकंड फ्लोर की बिल्डिंग पे चढ़े, आप बहुत ऊपर 5 तल्ले की बिल्डिंग पे चढ़े, बहुत सारा वर्क आपने किया, लेकिन क्या हर चीज को वर्क कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा, वो हम बात करेंगे आगे। चलिए आगे। In day-to-day life, we consider any useful physical or mental labor as work. Activities like playing in a field, talking with a friend, humming a tune, watching a movie, attending a function, sometimes not considered to be work. तो यानी कई बार आपसे कहा जा रहा है, जैसे एग्जांपल के तौर पर इतनी सारी चीजें देखो क्या दिया है आपने, प्लेइंग, टॉकिंग विद अ फ्रेंड, देखो आप कई बार खेल रहे हो, टॉक कर रहे हो, हमिंग अ टोन, वाचिंग अ मूवी, अटेंडिंग अ फंक्शन। तो आपसे कहा जा रहा है कई बार ऐसा होगा कंसीडर नॉट टू बी वर्क, यार वर्क माना ही नहीं गया, यानी वर्क क्या है? जीरो। आपने इतना सारा काम किया तो आपको वर्क क्या माना गया? जीरो ही माना जाएगा। ठीक है ना? कैसे? आइए 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। तो यानी साइंस का कोई तो टर्म होगा, साइंस का कोई तो टर्म होगा, तो उन्होंने कहा चलिए हम देख लेते हैं क्या टर्म है, साइंस किसको वर्क कहती है। तो फिर आपसे कहा डेली लाइफ में आपने एक्टिविटीज में व्हाट इज द वर्क बीइंग डन ऑन, किस पर काम किया गया है, व्हाट इज हैपनिंग, उस ऑब्जेक्ट का क्या हुआ और कौन फोर्स लगा रहा है। जैसे एग्जांपल, मैंने दीवार को ढकेला तो मैंने दीवार पे वर्क किया, दीवार का कुछ हुआ कि नहीं हुआ, मैंने काम किया कि नहीं किया, वो सारी चीजें डिस्कस करने को बोल रहा है। अब आते हैं असली मुद्दे पे, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्सेप्शन ऑफ द वर्क। अब यहां बताया जाएगा आपको कि साइंस के अकॉर्डिंग वर्क किसको कहा गया है। अब आपसे डिस्कस होगा पहला, to understand the way we view work and define work from the point of view of science, let us consider some situation. आइए 1 बाय 1 बात करते हैं। पुश अ पेबल लाइंग ऑन द सरफेस, द पेबल मूव थ्रू द डिस्टेंस। उन्होंने कहा कि यार एक कंकड़ है ना, मैं कहां बनाऊं यही बना देता हूं। ये पेबल, पेबल का मतलब क्या होता है? कंकड़। कंकड़ के ऊपर आपने फोर्स लगाया तो कंकड़ यहां था, कहां पहुंच गया? यहां पे पहुंच गया। बताओ क्या कंकड़ यहां से यहां पहुंचा? क्या वो चला? हमने कहा हाँ यार वो चला, और अगर वो चला इसका मतलब आपने वर्क किया। तो वही कहा द फोर्स ऑन द पेबल एंड द पेबल गॉट डिस्प्लेस्ड इन दिस सिचुएशन वर्क इज डन। मैंने पहले ही बोला था कि भैया देखो आप फोर्स लगा रहे हो मायने नहीं रखता, अगर वो ऑब्जेक्ट चल गया दूरी चल गई तो क्या होगा? वर्क डन माना जाएगा। तो देख लो सिंपल, अगर पुल अ ट्रॉली एंड द ट्रॉली मूव थ्रू अ डिस्टेंस। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे एक ट्रॉली है, ये क्या है? ट्रॉली है, लड़की इसे खींच रही है और ट्रॉली यहां से यहां पहुंच गई, इसका मतलब भी क्या वर्क हुआ? हाँ, ट्रॉली पहले यहां थी अब यहां पहुंच गई है, इसका मतलब वर्क हुआ है, यानी डिस्प्लेस लेना देना है। चलो वर्क डन। लिफ्ट अ बुक थ्रो हाइट, टू डू दिस यू मस्ट अप्लाई अ फोर्स, द बुक राइजेस अप, द फोर्स इज अप्लाइड। इनका मतलब भी क्या है? इनका सेम मतलब यही है कि देखो एक मान लो बुक है, मैं कहां बनाऊं, मैं यहां बना देता हूं, इधर देखो, एक मान लो आपकी बुक यहां पे रखी हुई है, आपने इस पे फोर्स लगाया और बुक को उठा के यहां रख दिया, कि बुक पहले यहां थी आपने उठा के यहां रख दिया, तो क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ? पहले यहां थी अब यहां चली गई, यानी इसको भी माना जाएगा कि वर्क हुआ। तो एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि अगर ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हिल जा रहा है, अपनी जगह से हट जा रहा है, तो माना जाएगा कि वर्क हुआ है। तो इन सारी सिचुएशन में आपको एक कॉमन चीज मिलेगी। ठीक, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कॉमन चीज की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दो ही चीज आपको ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है? इधर देखिए कि भैया पहला कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है फोर्स शुड बी एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। यार ये तो मसला ही नहीं है, आप कह रहे हो कि वर्क कर रहा है, आप कह रहे हो कि वर्क कर रहा है, इसका मतलब हवा जादू तो है नहीं, छू मंतर
ऐसा तो होगा नहीं, आपको पहले फोर्स लगाना पड़ेगा, आपको हर जगह फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जब तक फोर्स लगाओगे नहीं, इसका मतलब भाई वर्क करना है, फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, हमने कहा फोर्स तो हमने लगा दिया। अब अगर ऑब्जेक्ट चल गया, अगर ऑब्जेक्ट आपका डिस्प्लेस हो गया, अगर ऑब्जेक्ट आपका डिस्प्लेस हो गया तो क्या होगा, वर्क माना जाएगा। सिंपल, इन्होंने पूरी बात यहां पर कही है। कंडीशन तो कौन कौन सी कंडीशन है, तो ये यहाँ ये क्वेश्चन बनता है, कई बार क्वेश्चन बनता है, हम हालांकि डिस्कस करेंगे पूरा। तो उन्होंने कहा भैया दो कंडीशन है, उन्होंने कहा दो कंडीशन है। और चलिए कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है, देखो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यानी क्या होगा, फोर्स लगना ही लगना चाहिए, साथ में ये क्या होना चाहिए, डिस्प्लेस होना ही होना चाहिए। खुद सोचो ना, अगर फोर्स क्या हो जाए जीरो तो वर्क क्या हो जाएगा, जीरो। या फिर आपका क्या हो जाए, डिस्प्लेसमेंट अगर हो जाए जीरो तो भी वर्क क्या हो जाएगा, जीरो। तो दो कंडीशन आपको बतानी कि फोर्स कब कब होगा, तो जब फोर्स लग रहा होगा और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ होगा। दो कंडीशन बताओ जो वर्क आपका जीरो आएगा। हमने कहा या तो फोर्स जीरो हो जाए या तो एस जीरो हो जाए, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए। सिंपल ही बात है ना, आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखेंगे फुल और भी चीजें, पहले एनसीईआरटी आपकी हो जाए। फिर उन्होंने कहा यार एक काम और करो कि आप बताओ कि व्हाट इज द वन एंड, अच्छा एक और चीज, हाँ एक और चीज आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, चलो वो क्या है, वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड। ये तो हो गया। वर्क हैज ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, यानी वर्क एक स्केलर है, वर्क में कोई डायरेक्शन नहीं है, और जिसके अंदर डायरेक्शन नहीं होता वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ये टर्म आपको याद रखना है। दूसरा, अगर आपसे फोर्स बोला जाए 1 न्यूटन, तो खुद सोचो, अगर फोर्स क्या है 1 न्यूटन, और आपने जिस एग्जांपल, मैं इसको समझाता हूं इसके थ्रू, ऊपर वाले के थ्रू, इसको देखिए ध्यान से। चलिए इसके थ्रू हम देखते हैं आपको कि आपने माना 1 न्यूटन का फोर्स इस पे लगाया और इस ऑब्जेक्ट पे लगाया, तो ये ऑब्जेक्ट 1 मीटर चला, 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये ऑब्जेक्ट 1 मीटर चला, तो वर्क भी कितना आएगा, 1 इंटू 1 यानी 1। वर्क की यूनिट जूल, तो यानी 1 जूल ऑफ द वर्क। तो अगर आपसे पूछा जाए 1 जूल है क्या, हमने कहा भैया फोर्स लगाया 1 न्यूटन और जिस ऑब्जेक्ट पे लगाया वो चला भी कितना, 1 मीटर, तो वही क्या हो जाएगा आपका 1 जूल ऑफ द वर्क हो जाएगा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं और भी चीजें। ये हो गया पूरा। इस पैराग्राफ को देख लेते हैं भैया। इस पैराग्राफ में क्या है, एक आता है कि भैया वर्क पॉजिटिव और निगेटिव की बात करते हैं केयरफुली। वाली तो वर्क डन द फोर्स एक्ट ऑन जीरो, कब कब क्या होगा सारी डिस्कशन करेंगे। कब जीरो होगा, तो वही क्वेश्चन जो मैंने आपसे बोला था, कब जीरो होगा, तो हमने कहा या तो फोर्स जीरो हो जाए या तो वो जीरो हो जाए, है ना, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए। दूसरा, अब ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ कितना आसान, एक एग्जांपल आपको दिया, 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थोड़ा 2 मीटर। 5 न्यूटन का फोर्स है, 2 मीटर लगा रहे हो, कितना ही आसान है, क्या ही करना है। तो वर्क कितना आएगा भैया, कुछ नहीं, 5 दूना 10, तो देख लो 10 न्यूटन मीटर। अच्छा न्यूटन मीटर क्यों लिखा, वर्क की यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, तो न्यूटन मीटर। एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है, तो हमने डिस्कस कर लिया उसके बारे में। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। फिर उन्होंने कहा इसके बारे में थोड़ा सा हमको बता दीजिए अगर आपको इतना ही पता है। तो देखो इतना ही आसान है, सॉल्व नहीं, फिगर दिया हुआ, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, फिगर दिया हुआ है, ठीक। 7 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, 8 मीटर खिसका दे रहा है, 7 गुणे 8 कितना हुआ, 56 आ गया, खत्म कहानी पूरी। फिर आपसे कहा रहा है कि जब आपसे कहा जा रहा है वर्क एक स्केलर है, डायरेक्शन नहीं है, लेकिन वर्क पॉजिटिव और निगेटिव तो हो सकता है, प्लस और माइनस तो हो सकता है। तो चलिए हम इस फिगर से समझ लेते हैं, बाकी पैराग्राफ आप पढ़ लीजिएगा। हालांकि और भी चीजें हम आपको समझाएंगे, बट कोई मसला नहीं है। और भी चीज इधर देखो, ये प्यारी सी लड़की अपनी तरफ क्या कर रही है, इसको खींच रही है, तो फोर्स इधर लग रही है, अपनी तरफ लगा रही है। ये जो कार है वो कार भी किधर मूव कर रही है, तो मैं कार को v मतलब स्पीड, अच्छा v का मतलब अगर जा भी इधर रही है, भाई v का मतलब क्या होता है, स्पीड या वेलोसिटी, तो जिधर वो रहेगी उधर। अब बताओ क्या दोनों सेम डायरेक्शन में आ जा, है ना, मैंने उसको खींचा वो इधर आई, तो क्या इसका मतलब पॉजिटिव बोलेंगे, भाई दोनों सेम डायरेक्शन में तो पॉजिटिव बोलेंगे, सिंपल सी बात है। इसी सिचुएशन को मैं उल्टा कर देता हूं, मान लो ये कार जा रही थी इस तरफ, मान लो ये कार जा रही थी इस तरफ, कैसे समझेंगे, मान लो आपका दोस्त है, समझो आपका दोस्त है, साइकिल लेके जा रहा है या बाइक लेके जा रहा है आगे की तरफ, बाइक कहां लेके जा रहा है, आगे की तरफ, आप खींच कहां रहे हो उसको, पीछे की तरफ, तो आप फोर्स कहां लगा रहे हो, पीछे, वो जा कहां रहा है,
आगे, क्या अपोजिट डायरेक्शन? तो अगर अपोजिट डायरेक्शन होगा तो क्या माना जाएगा? निगेटिव। तो मैंने दोनों सिचुएशन आपको बता दी जो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि हाँ कब पॉजिटिव वर्क होगा, कब निगेटिव वर्क होगा। एक चीज और आएगी जो हम आपको डिटेल में भी समझाएंगे थोड़ी देर के बाद कि कब आएगा। चलिए ये पूरी हो गई सॉल्यूशन, ग्रेविटी, लिफ्ट आर्म। हाँ अगला इस एक्टिविटी को मैं आपको बता देता हूं। एक्टिविटी क्या मतलब है? एक ऑब्जेक्ट है, इसको वर्ड में इधर देखो, इसको मैं ऐसे समझाता हूं। देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, क्या इसका वेट नीचे लगता है? हमने कहा हाँ वेट नीचे। क्या नीचे को हम ग्रेविटी बोलते हैं? हमने कहा हाँ यार नीचे को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटी बोलते हैं। फोर्स कहां लग रहा है? नीचे। लेकिन आप ऑब्जेक्ट को ले कहां जा रहे हो? ऊपर। तो हमने कहा यार जो आप फोर्स लगा रहे हो, जिसको मैंने बोला एक्सटर्नल फोर्स, आप कहां ले जा रहे हो? ऊपर। तो ऑब्जेक्ट कहां जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। तो बताओ इस फोर्स का जो वर्क आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट जा रहा है ऊपर, है ना, ऑब्जेक्ट जा रहा है ऊपर और फोर्स भी ये वाला कहां लग रहा है? ऊपर। जबकि ग्रेविटी कहां लग रही है? नीचे। ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है? यानी इसका वर्क क्या आएगा? निगेटिव आएगा। वही बात इन्होंने कहा है कि निगेटिव वर्क कब आएगा? विच वन इज निगेटिव? तो निगेटिव कौन आएगा? रीजन क्यों? हमने कहा यार ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है? ऊपर। वेट कहां लगता है? ग्रेविटी कहां लगती है? नीचे। तो यानी उसका फोर्स ग्रेविटी की वजह से क्या आएगा? निगेटिव आएगा। चलिए आगे है, आगे बढ़ते हैं। अगला आसान है, देखो। अ पोर्टर लिफ्ट अ लगेज ऑफ 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट इट ऑन हिज हेड 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड, कैलकुलेट द वर्क डन। उसने का वर्क डन बताना है ना। अच्छा, लगेज अपने ऊपर रखा है 15 किलो का और उसको जमीन से 1.5 मीटर पे उठाया है। तो इसको बहुत आसानी के साथ हम समझ सकते हैं। पहले देख लेते हैं क्या है। चलो कैसे समझना है उसको इधर देख लो। भाई देखो, एक मान लो ये लगेज है, मैंने कहा यार ये लगेज है, लगेज। अब ये लगेज कितने केजी का है? इसने कहा 15 का है। इसने कहा भैया 15 का है, 15 का है। अब बताओ इस लगेज की वजह से जो आप वेट आएगा, वेट, चाहे फोर्स बोलो चाहे वेट बोलो, वो क्या होता है? क्या वो mg के बराबर होता है? क्या 15 गुणे 10, क्या यही आएगा? 15 गुणे 10। तो हमने कहा यार 15 गुणे 10 आएगा। कहां उठा रहे हो? हमने कहा यार ये जो आप उठा रहे हो वो 1.5 मीटर, कितना लेके जा रहे हो उसको? 1.5 मीटर लेके जा रहे हो। तो हमने कहा मल्टीप्लाई कर दो, क्या? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देख लो 15 गुणे 10। तो कुछ लोगों में बच्चों को प्रॉब्लम आती है, सर ये mg कहां से आ गया? हमने तो फोर्स ऐसा कुछ पढ़ा नहीं था। हमने कहा भैया वो उठा रहा है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट उठाएगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट उठाएगा। तो इसमें वर्क कितना है भाई? फोर्स क्या आएगा? वेट के बराबर, जो कि mg होता है ना। चलो अगला देख लेते हैं। हाँ भाई इस पे डिस्कस कर लेते हैं, क्या ही आसान क्वेश्चन है। व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन? अभी आपसे बताया था भाई, आपसे कब बोला जाए वर्क डन कब हुआ? आपसे बोला जाएगा यार वर्क कब होता है? तो हमने कहा सबसे पहली कंडीशन होती है फोर्स लगे। फिर हमने कहा यार क्या फोर्स लगने से वर्क हो जाएगा? हमने कहा जरूरी नहीं है। दूसरी कंडीशन होती है ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाए। हो गया। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। हमने कहा बहुत ही आसान है, जो वर्क होता है वो फोर्स होता है और साथ में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के मल्टीप्लीकेशन होता है। डिफाइन वन न्यू लॉ ऑफ वर्क, ये तो अभी डिफाइन किया था कि जब 1 न्यूटन का फोर्स लगे और उसकी वजह से 1 मीटर क्या हो जाए? ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाए, वही क्या होता था? 1 जूल ऑफ वर्क। फिर उसने कहा अ पेयर ऑफ ब्लॉक एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 140 न्यूटन। फोर्स कितना दिया है? 140। कितने मीटर तक चलना है? 15। बस खत्म, इतना ही करना था। तो ये वर्क आपका पूरा खत्म हो चुका है, पूरा का पूरा वर्क खत्म हो चुका है। अब एनर्जी की बात कर रहे हैं। ये तो वर्क एनसीईआरटी खत्म की है ना, इसने तो एनसीईआरटी ने खत्म किया है। आइए देखते हैं कि मैं आपको क्या पढ़ाता हूं। हो सकता है कि एनसीईआरटी के अलावा कुछ पढ़ाऊं। तो आइए देखते हैं, डिस्कस करते हैं। चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ, फिर मैं वन बाय वन आपको समझाऊंगा सारी चीजें। हाँ चलिए हटाएं भैया इसको। चलिए अब आते हैं सबसे पहले, अब मैं आपको जल्दी 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 सारी चीजें रिवाइज करवाना शुरू करता हूं, जितनी चीजें हम लोगों ने पढ़ रखी है। इधर देखो, क्या वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है? हमने कहा हाँ। क्या फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है? हमने कहा हाँ। तो दूसरा है ना, होती है। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती, तो मैंने मान लिया है ना। फिर लेकिन उसके बावजूद भी स्केलर आती, कुछ बच्चे हमसे पूछा करते हैं, तो मैं एक सिंपल सा आपको हल्का सा बता देता हूं, यहाँ पे आपके काम का नहीं है। वर्क जो होता है वो होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो मल्टीप्लीकेशन होता है, बट इनका होता है ये डॉट। इसका मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट।
जब भी किसी का डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट से जो भी क्वांटिटी निकल के आती है वो आती है स्केलर। क्या आती है? स्केलर। और यहीं से आपको एक फार्मूला मिलता है जो आपकी बुक में दिया है ना, एफ एस कॉस थीटा, है ना। तो ये एक्स्ट्रा चीजें हैं जिनको बनाना है, बता ले, अब यहीं से निकल के आएगा। अब चलो हल्का से बताइए, बता ही दिया तो बताओ देता हूं। देखो कॉस थीटा, कॉस थीटा 0 पे जो वैल्यू आती है वो आती है 1, कॉस थीटा की जो 90 पे वैल्यू आती है वो आती है 0, और जो 180 पे वैल्यू होती है वो होती है -1। ठीक है ना। थीटा का मतलब इन फोर्स और एस के बीच में एंगल, तो ये आता है। चलो पहली बात हमारी हो गई कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अभी पढ़ेंगे एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वर्क ही एनर्जी होती है। दूसरा यूनिट, फोर्स की यूनिट न्यूटन, बात कर लिया। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की मीटर। एसआई यूनिट क्या होती है? जूल होती है। हमने कहा कंडीशन बता दो। कंडीशन हमने पहले कहा कि देखो जब फोर्स और एस, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो वैसे ही मानो ना, सेम डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव होता है। हमने पहले ही मान किया। ये यहां थीटा से देख लो, सेम डायरेक्शन का मतलब एंगल कितना है? 0। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 है। तो 0 पे वैल्यू कितनी आएगी? 1। इसका मतलब F इंटू एस, यानी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। दूसरा जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, एक इधर एक इधर, थीटा कितना आएगा? 180। 180 पे वैल्यू कितनी होती है? -1। तो देख लो एफ एस इंटू -1, यानी क्या आया? माइनस। ये दोनों आसान है। तो ये सेम डायरेक्शन में प्लस, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस। बात समझ में आई? समझाया था अभी। अगला सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर दोनों के बीच में एंगल कितना हो? 90, तो 90 पे जीरो वैल्यू कितनी आती है? 0। तो 90 पे वैल्यू आ रही है 0, 90 पे वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 0। तो यानी फोर्स क्या, वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। कैसे पता चलेगा? अभी देखेंगे थोड़ी देर में। तो वर्क कब 0 हो सकता, ये वाला अभी थोड़ी देर बाद फिर से डिटेल में देखेंगे। फिर अगली हमने बात की भाई वर्क 0 कब हो सकता है? तीन कंडीशन, या तो फोर्स 0 हो जाए, या डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए, या एंगल कितना हो जाए? 90 हो जाए। इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब कैसे 0 होता है, इधर देखो। ये एक सर्कल मैंने बनाया। सबसे पहला सारी कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं। ये मैंने एक सर्कल बनाया। क्या सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स, तो मैं इसको नाम दे दिया मैंने एफ सी। सी का मतलब सेंट्रीपिटल। जो भी फोर्स सेंटर की तरफ लगता है, भाई कोई भी ऑब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, अलग से बढ़ा दूंगा। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रिवॉल्व करता है, सर्कुलर मोशन करता है, तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जो उसको बाइंड करता है। हमारी अर्थ भी जो बाइंड सन की तरफ चारों तरफ नाचती है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, अट्रैक्शन लगता है ना सूरज का, तो उसे बोला था सेंट्रीपिटल फोर्स। मान लो ये हमारी अर्थ है या सैटेलाइट है या कोई पार्टिकल है, ये ऐसे मूव कर रहा है, यहां है चाहे यहां है, कहीं भी मान लो, चाहे यहां है चाहे यहां, कहीं भी मान लो। क्या इन दोनों के बीच में हमेशा 90 डिग्री होता है? भाई इस पे देख लो, क्या इन दोनों के बीच में 90 डिग्री? क्या इन दोनों के बीच में हमेशा 90 डिग्री? तो मैंने कहा यार फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मानी मूव जहां कर रहा है, फोर्स और मूवमेंट के बीच में एंगल कितना है? 90। अभी पढ़ा था एंगल होगा 90 बन जाएगा 90, यानी वर्क कितना हो जाएगा? 0। क्या क्या एग्जांपल है? अगर आप एक रस्सी नचा रहे हो तब भी यही कंडीशन, अर्थ मूविंग अराउंड द सन, सैटेलाइट मूविंग, या एक हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहे हो आप, कोई भी सर्कल का ऐसा मोशन हो रहा है, तो एंगल कितना आएगा? 90, वर्क कितना आएगा? 0। दूसरा ये क्या है? कुली भैया, अपने कुली भैया देखो, कुली भैया गुस्सा ना कहे मत देना कुली भाई से, है ना। चलो कुली भाई क्या है? अपने ऊपर वेट लेके आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब समझो, क्या कुली का जो भी वेट है, जो भी सामान है, वो सामान mg, उसका वेट कहां लगेगा? नीचे। चल कहां रहे हैं? आगे। दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा? 90। तो वर्क कितना होगा? 0। यानी कुली का जो वर्क होता है वो क्या होता है? 0। बढ़िया। ऐसे ही कोई खच्चर का एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया, डोंकी का। डोंकी क्या है? अपना वेट लेके चल रहा है, तो वही सेम कहानी है। अब मैं बना तो पाता नहीं है, कैसे बनाऊं? डंकी बना दूं? चलो ढेचू ढेचू। चलो ये मेरा डंकी है, ये मान लीजिए ये डंकी है, ये अपना वेट लेके चल रहा है, आगे की तरफ चल रहा है। तो mg कहां लगेगा? नीचे। और ये कहां लगेगा? डिस्प्लेसमेंट आगे। एंगल कितना है? 90। वर्क कितना आएगा? 0। तो डंकी जो सामान लेके चल रहा है वो है 0। कह मत देना उससे, वरना लत्ती मार देगा। कितना सामान, इतना काम कर रहा हूं, तुम कह रहे हो 0, काम ही नहीं कर रहे हो। किसकी वजह से भैया? ग्रेविटी की वजह से ना 0। तो फिर क्वेश्चन आएगा यार वो वर्क करके, तो हमने कहा फ्रिक्शन लग रहा होगा, और भी चीजें लग रही होंगी, अगर उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है। अगला
यानी वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या आएगी? जीरो। कब आएगी जीरो? अगर अगर आप आगे चल रहे हो या पीछे चल रहे हो तब क्या आएगा? जीरो, क्योंकि वेट हमेशा कहां लगता है? नीचे लगता है, तो एंगल क्या आएगा? है ना। चाहे आप देखो ग्रेविटी कहां लग रही है, हमने कहा फोर्स लग रहा है नीचे, चाहे इधर जाओ चाहे इधर, एंगल कितना बनेगा? 90 बनेगा। दूसरा, अगला ये इंपॉर्टेंट है, वर्क इफ एक्सटर्नल। समझना, एक बॉल है, एक बॉल है, एक बॉल है, एक बॉल, बॉल कहां, बॉल का वेट कहां लग रहा है? नीचे। नीचे आप कहां ले जा रहे हो उसको? ऊपर। ऊपर, ठीक है ना। तो वर्क डन क्या आएगा? निगेटिव। आप ऊपर ले, यहां जीरो नहीं आएगा, यहां जीरो नहीं आएगा क्योंकि एंगल 180 है, यहां 90 एंगल नहीं है। अब आप आगे नहीं जा रहे हो, आप कहां जा रहे हो? ऊपर। ये हमने डिस्कस कर लिया है। अगली बात करते हैं, इधर देखो, पॉजिटिव निगेटिव फिर से देख लो। ये एक आपका फुटबॉल है, फुटबॉल है, आपने किक किया, आपने आगे की तरफ फोर्स लगाया ऐसे, तो वो बॉल कहां गई? आगे। मारा भी आगे, गई भी आगे, दोनों सेम डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव। थोड़ी देर के बाद बॉल चलते चलते रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? भाई बॉल आगे की तरफ जा रही है, लेकिन फ्रिक्शन हमेशा कहां लगेगा? पीछे। पीछे, तो फ्रिक्शन की वजह से जो वर्क आएगा वो क्या आएगा? निगेटिव आएगा। चलो, फिर हमने कहा यार 1 जूल ऑफ वर्क क्या होता है? अभी बताया था। 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 1 न्यूटन का। हमने कहा यार ये हमारा क्या है? ब्लॉक है, ये हमारा ब्लॉक है, इसके ऊपर आप 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो। ये ब्लॉक यहां से हटके कहां पहुंच गया? यहां। कितना चला? 1 मीटर। तो अगर 1 न्यूटन के फोर्स से 1 मीटर चल गया, उसे ही क्या बोला जाएगा? 1 जूल बोला जाएगा। हालांकि मैंने बच्चों को एक चीज बता रखी है, जब भी क्लास 9th हो, 10th हो, कोई भी हो, जब भी एक की बात करें, जो भी फार्मूला हो उसमें पुट कर दो 1 1। फार्मूले में क्या पुट करोगे? 1 1, बस खत्म। आगे, वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, क्या मतलब इसका है बेटा? इधर देखो, एक बॉल है, नीचे रखी हुई है, तो हमें अभी बताया था आपको, उसका वेट कहां लगेगा? उसका वेट नीचे की तरफ लगेगा, नीचे। आप उसको कहां ले जा रहे? ऊपर। वो चाहता है नीचे जाने को, आप ले जा रहे हो ऊपर। तो क्या ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हो? हमने कहा हाँ यार, हम ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो क्या आएगा? mgh। क्या आएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू mg, हाइट कितनी है? h। यही फार्मूला हमने लगा के आंसर निकाला था, हो गया पूरा। जैसे एग्जांपल इसमें देख लो, कैलकुलेट वर्क डन इन लिफ्टिंग। लिफ्ट का मतलब क्या होता है? उठाना। और जैसे ही आपने सोचा भैया हाइट पे उठाना है, मतलब वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, यानी आप फार्मूला खाली लगा दो। m की वैल्यू कितना है? 200 दिया है। g की वैल्यू जब कुछ ना बोले तो 10 लेंगे, क्वेश्चन दे दे तो 9.8 ले लेंगे, मसला ही नहीं, जो देगा। इंटू 6, आंसर आ गया। इतना ही आसान। चलो आगे एनर्जी की बात करते हैं। अब हम एनर्जी की तरफ चलते हैं, है ना। तो पहले मेरा वाला पढ़ोगे या वो वाला? तो मैं समझता हूं पहले मैं अपना वाला पढ़ा दूं, फिर एनसीईआरटी का डिस्कशन करवा दूंगा एनर्जी में। तो हमने कहा व्हाट इज द एनर्जी? तो हमने कहा यार अभी तक जो आपने काम किया है वही काम स्टोर हो जाता है, उसी काम से हम क्या करते हैं? वर्क करते हैं। तो वही क्या होती है? एनर्जी होती है। तो एबिलिटी टू डू वर्क कैसे, मतलब समझो। इसे एक कुल्हाड़ी है, जमीन पे रखी हुई है, ये कुल्हाड़ी जमीन पे रखी हुई है। तो अगर जमीन पे रखी है, क्या कोई वर्क हुआ? मैं आ रहा हूं ना, क्या कोई वर्क हुआ? हमने कहा नहीं सर, कोई वर्क हुआ ही नहीं, कुल्हाड़ी तो जमीन पे रखी है, कोई वर्क हुआ ही नहीं। हमने कहा यार वर्क हुआ नहीं मतलब जीरो है। जैसे कुल्हाड़ी को उठाया, देखो पहले कुल्हाड़ी यहां, अब मैंने उठा लिया, पहले ये कुल्हाड़ी ऐसे, अब मैंने क्या उठाया, जैसे कुल्हाड़ी को उठाया, क्या मैंने वर्क किया? हाँ मैंने वर्क किया। और जब मैंने वर्क किया होगा वही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ होगा, वही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ होगा। अब यही कुल्हाड़ी जब किसी लकड़ी के ऊपर पड़ेगी तो लकड़ी को कट कर देगी, यानी वही जो मैंने एनर्जी स्टोर की थी उसी एनर्जी ही लकड़ी कटी है। तो वही चीज है कि भैया कि जो आपकी एबिलिटी टू डू वर्क, आपकी जो एबिलिटी, जो क्षमता है काम करने की, अगर आप काम नहीं कर रहे हो इसका मतलब एनर्जी है ही नहीं आपके अंदर। जैसे कुल्हाड़ी रखी हुई है, इससे कोई कटिंग थोड़ी होगी, रखी रहने दो, क्या ही मसला है, सालों से रखी है। यूनिट की बात करते हैं वर्क डन, तो हमने कहा यार जितना हम काम करते हैं वो क्या होता है? इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम। जितना आप काम करते हो वो काम कहां है? एनर्जी उतनी ही कंज्यूम होती है। यानी कुल मिला जुला के ये हुआ कि जो भी एनर्जी इस कटिंग में आई होगी वो कहां से आई होगी? यहां से आई होगी। जितना आपने वर्क किया होगा वही एनर्जी खर्चा होगी, स्टोर हुई होगी, बाद में वही खर्चा हुई होगी, है ना। 10 रुपया अगर कमाया तो 10 ही तो खर्चा करोगे, अगर पहले से नहीं है आपके पास तो वही कहानी है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। अब मतलब क्या है, देखो अगर आपने 1 जूल काम किया वही 1 जूल ही तो एनर्जी में कन्वर्ट होगा।
उसे ही क्या बोलते हैं, 1 जूल एनर्जी। ठीक है, यह एक मतलब 1 जूल एनर्जी का मतलब क्या है कि इसी 1 जूल एनर्जी से हम 1 जूल का काम कर सकते हैं। सेम कहानी, 10 रुपया कमाया 10 रुपया खर्चा कर सकते हैं। किलो जूल का मतलब, किलो का मतलब हमेशा क्या होता है, किलो का मतलब होता है 1000, किलो का मतलब 1000 होता है। केजी नहीं लिखा है भैया, जी नहीं है, जे है ये। चलो आगे। खाली वही मैंने, तो एनर्जी के कौन कौन से फॉर्म होते हैं उसको देख लो। एनर्जी का पहला फॉर्म काइनेटिक पोटेंशियल, जो हमें पढ़ना है, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इतने सारे टाइप है। पढ़ना कितना है भैया, खाली 2। पढ़ना कितना है, खाली हमको 2 पढ़ना है। कैसे, इधर देखिए। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है बेटा, काइनेटिक का मतलब मोशन, काइनेटिक का मतलब मोशन। जैसे मैं अभी खड़ा हूं, कोई मसला है, मैं भागने लगा, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर है, चल रहा है, भाग रहा है, तो उससे जो एनर्जी मिलेगी उसे ही क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी। डेरिवेशन अभी आपको दिखा दूंगा, डेरिवेशन कोई काम का नहीं है बट आपको दिखा दूंगा। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आता है हाफ एम वी स्क्वायर, नॉर्मल लोगों के लिए यही फार्मूला होता है, बट कब ऐसा फार्मूला यूज करना है समझो। यहां से समझना स्टार्ट करो। देखो, मान लो आप पहले इस पोजीशन पे थे, आप चल रहे हो ना, यू का मतलब क्या, स्पीड। मैंने कहा यार हाँ यार, चलने के मतलब स्पीड। तो अगर आप चल रहे हो तो आपकी शुरुआत की काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ एम यू स्क्वायर, बाद की काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ एम वी स्क्वायर। अब बताओ, इसको यहां से यहां पहुंचाने में कुछ तो वर्क लगा होगा, आपने स्पीड बढ़ाया है तो वर्क वर्क करना पड़ा होगा। तो वही वर्क का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, कि काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हुआ है। तो मैंने कहा ठीक कर लेते हैं, फाइनल वाली एनर्जी माइनस इनिशियल। क्या हाफ एम दोनों में कॉमन है, देख लो भाई, ये हाफ एम दोनों में कॉमन है, मैंने कॉमन ले लिया। यहां क्या बचा, वी स्क्वायर, यहां क्या बचा, यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हुआ। मैंने कहा आसान है। तो फिर ये वाला फार्मूला कहां से आया, मैंने कहा यार बताते हैं कहां से आया। अगर शुरू में आप चले ही नहीं, देखो शुरू में आप रुके हुए हो, आपका u कितना है, 0 है, पुट कर दो यहां पे 0। तो अगर u को 0 पुट कर दोगे क्या आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, देख लो है ना। तो मैंने सारी कंडीशन आपको बताई। दूसरा, अब यहां पे खुद देखो, पहले हाफ एम वी स्क्वायर, अगर मास को डबल करोगे क्या काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी। साथ में देखो है ना लिखा हुआ हाफ एम वी स्क्वायर, यानी देखो हाफ कांस्टेंट होता है, तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, या तो मास पे या तो वेलोसिटी के स्क्वायर पे, वेलोसिटी के स्क्वायर पे। तो हमने कहा अगर हम मास को डबल करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाती है, आसान। फिर कहा गया अगर आप स्पीड को डबल करते हो तब क्या होगा, हमने कहा यार स्पीड को डबल करते हैं, इसका क्या मतलब है। तो स्पीड का मतलब क्या, देखो वी का स्क्वायर, तो वी का स्क्वायर मतलब क्या, 2 का स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स हो गया, 4 गुना हो गया। फिर इधर देखो, एक कार है जो आपके से ऊंचे पे चढ़ रही है, मान लो सरकौआ है या हिल है कोई, कार को तुम चढ़ा रहे हो, क्या स्पीड तेज करनी पड़ती है, हाँ स्पीड तेज करनी पड़ती, क्यों, क्योंकि ये नीचे की तरफ देखो उसको कौन खींच रहा है, ग्रेविटी, नीचे की तरफ उसको ग्रेविटी खींच रही है, तो उसको स्पीड बढ़ाएगा, तो स्पीड बढ़ाएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी और आसानी के साथ आप ऊपर चढ़ पाओगे। चलिए देख लेते हैं अगला, ये वाला क्वेश्चन देख लो। 2 क्वेश्चन है आपका सामने, ये है 2 बॉडी है, मास इक्वल है लेकिन वेलोसिटी v और 3v है, काइनेटिक एनर्जी बताना है, रेशियो बहुत इजी यार। काइनेटिक एनर्जी पहले का हाफ मास मैंने माना m, पहले की स्पीड v, तो मैंने कहा यार पहले की स्पीड v है तो हाफ एम वी स्क्वायर पहला, दूसरे की स्पीड 3v है तो इसको मैंने फार्मूले में पुट कर दिया, दोनों का रेशियो ले लिया। अब रेशियो में देखो क्या होगा, हाफ एम कैंसिल हो गया, वी स्क्वायर और यहाँ 3v स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, तो वी स्क्वायर कैंसिल 1/9। या ऐसे देख सकते थे कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पे डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली मतलब किस पे डिपेंड कर रही है, हमने कहा वो मास पे डिपेंड कर रही है, लेकिन मास तो सेम है, इसका मतलब मास पे डिपेंड नहीं करेगी, वो किस पे डिपेंड करेगी, वी स्क्वायर पे डिपेंड करेगी, सिंपल। दूसरे वाले की वेलोसिटी 3 गुना है, देखो v और 3v, दूसरे वाले की वेलोसिटी 3 गुना है, इसका मतलब कितना आएगा 9, कितना आएगा 9 आएगा। तो आप देख लो 9 आएगा, तो अगर आप पहले अपान देखो फर्स्ट अपान 2 करते हो तो क्या आएगा, पहले वाले का 1 गुना, दूसरे वाले का 9 गुना, और अगर आप 2 अपॉन 1 करते हो तो दूसरे वाले का 9 अपॉन 1, जैसे आपसे पूछा गया है वैसे आप बता दोगे, इजी है। अगला देखो, एक साइकिल है जिसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, उसने अपनी स्पीड को बढ़ा लिया 5 मीटर पर सेकेंड, तो कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा।
कोई पूछ रहा है भैया कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कितना वर्क डन करना पड़ेगा। मैंने कहा यार बहुत आसान है, इधर देखो 2 मीटर पे काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, तो हमने कहा हाफ mv स्क्वायर, निकल गई। 5 मीटर वाले पे काइनेटिक एनर्जी निकालो, हमने कहा निकल गई, आराम से देखो निकल गई। फार्मूले पुट करना है। वर्क का मतलब क्या होता है, इन दोनों का चेंज। 250 माइनस 40 कितना आया, 210। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है भैया, चेंज कर दो काइनेटिक। या आसान तरीका, मैंने कहा यार ऐसा करो, इतना झंझट से अच्छा ये वाला लगा लो फार्मूला सीधे। ये पूरा कॉन्सेप्ट है भाई। 2 मीटर पे जो एनर्जी थी, 5 मीटर पे जो एनर्जी थी, पहले 40 बाद में 250, तो यानी कितना वर्क करना पड़ा उसको, 210 का वर्क करना पड़ा ना, डिफरेंस दोनों का। ये वाला फार्मूले से हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इस फार्मूले से निकाल लो। ये कॉन्सेप्ट है, ये नॉर्मल फार्मूला है। अब आते हैं, बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। काइनेटिक का मतलब समझ में आ गया, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, चल रहा है, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी। पोटेंशियल का मतलब क्या है, इधर देखो एक ईंट है, एक बुक मान लो, ईंट मान लो, कुछ भी मान लो। ये आपके पास ईंट है, बुक है, जमीन पे रखी हुई है, जमीन पे रखी हुई है। वर्क कितना है, 0, तो एनर्जी भी कितनी है, 0, हमने पढ़ लिया अभी, एनर्जी भी कितनी, 0। अब आप इसको उठा के लेके गए कहां तक, इसको उठा के यहां ले गए, क्या आपने ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क किया, हमने कहा हाँ ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क किया। भाई सही बात है। कुछ लोग कहेंगे यहां बताइए वर्क 0 कैसे हुआ, मैंने कहा यार चलो, दिमाग में आएगा ना सर, mg तो नीचे लग रहा है, हमने कहा बेटा फोर्स लग रहा है, लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, हमने कहा नहीं डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो वर्क कितना आएगा, 0 आएगा। यहां ग्रेविटी नीचे लग रही थी, आपने उठाया, इसको ऊपर ले गए, ऊपर ले गए, वर्क किया, हाँ वर्क किया मैंने, तो स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो यानी वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट हुआ है, तो इसलिए क्या माना गया इसको, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या माना गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हाइट पे डिपेंड करता है। अब यहाँ एनसीईआरटी का एक पॉइंट बता देता हूं, ऐसे देखो, मान लो इसकी हाइट क्या है, h, तो चाहे आप सीधे लेकर जाओ, चाहे आप ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे लेकर जाओ, उसको इससे मतलब नहीं है। वर्क का यानी यहां पर जो आपकी वर्क यानी जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी, एम जी एच। क्यों, ग्रेविटी के अगेंस्ट है ना, ग्रेविटी कितना लग रही है, एम जी, हाइट कितना ले जा रहे हो, एच। तो मैंने कहा यहाँ यार आप क्या लेकर ऊपर लेकर जा रहे हो, एम जी कहां लग रहा है, नीचे, हाइट मतलब एम जी एच फार्मूला आएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी का, एम जी एच आएगा। चाहे सीधे लेकर जाओ, चाहे टेढ़े मेढ़े लेकर जाओ, उससे मतलब नहीं है। हाँ एक और चीज जो आपके लेवल का नहीं, आपके डब्बे में लिखा है, अभी आपको बताऊंगा कि पोटेंशियल एनर्जी जब भी फाइंड करते हैं, आपको एक रेफरेंस, जैसे यहाँ है ना, तो आपको एक रेफरेंस लाइन माननी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा यार मुझे नापना कहाँ है, ये ग्राउंड होता है, तो ग्राउंड पे हाइट कितनी होती है, 0, पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी होती है, 0, जिसे हम लोग रेफरेंस लाइन के नाम से जानते हैं, माना जाता है। अगला, तो ये क्या हो गई, ग्रेविटी के अगेंस्ट एनर्जी हो गई, जिसे हमने नाम दिया पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, चाहे जो बोलो। दूसरा, शेप चेंज की वजह से जो भी आएगा वो उसका नाम होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या नाम होता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी नाम होता है। जैसे टॉय कार देखा ना, बच्चों के जो खिलौना आ रहे हैं, हम भी बच्चे हैं, मतलब जो भी बच्चे थे आप लोग, हम भी थे ना, ऐसे ऐठो ऐसे ऐठो 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 ऐठो, फिर उसको छोड़ो चलने लगती है। क्या मतलब उसका, इधर देखो, ये उसके अंदर एक स्प्रिंग होती है, आपने खोला होगा ना, तो एक ऐसी स्प्रिंग होती है जो नॉर्मल शेप की होती है। जब आप उसको चाबी को ऐंठते हो, स्प्रिंग सिकुड़ती जाती है। देखो वाइंडिंग करने पे स्प्रिंग सिकुड़ती जाती है। क्या उसका शेप चेंज हुआ, तो आपने वर्क किया, आपने वर्क किया, शेप चेंज हुआ, तो वही जो आपका वर्क है ना, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, जिसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। स्टोर हुआ, जैसे ही आप छोड़ोगे, क्या स्प्रिंग खुलेगी, अनवाइंड होगी, तो वही पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में, और गाड़ी चलने लगती है। कोई जादू नहीं होता, आपने ऐंठा तो यानी वर्क किया, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हुआ, जैसे ही छोड़ोगे फिर से खुलेगा, तो वही वर्क काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, कार मूव कर जाएगी। आगे देखते हैं, ये आपकी धनुष थी, ये आपकी धनुष है, ऐसे ही है, तो वर्क कितना है अभी, 0 है, तो शेप कैसा है, सेम। जैसे ही धनुष को खींचा, गुलेल मान लो, धनुष मान लो, कोई भी ऐसी चीजें, जैसे ही उसको खींचा, जैसे आपने खींचा, क्या उसका शेप चेंज हुआ, तो जैसे इस पीछे की तरफ आया, शेप चेंज हुआ, स्ट्रेच हुआ, तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई। अब वही पोटेंशियल एनर्जी उस तीर को मूव करवाएगी, तो वही जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है खींचने पर, वही तीर के रूप में वापस
काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में जाएगी। आगे कुछ एग्जांपल देखो, ये चिड़िया भैया है ना, मजा मत लेना, मुझे इतना ही बनाना आता है। ये चिड़िया है, मेरी चिड़िया है। एक बर्ड है जो ऊपर बैठी हुई है, मान लो ये कितनी एक हाइट का है। अगर कोई सिर्फ बैठा है, किसी हाइट पर बैठा है, क्या उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आएगा? यस, पोटेंशियल एनर्जी आएगा। चिड़िया उड़ रही है या आपका एरोप्लेन उड़ रहा है, चिड़िया या एरोप्लेन उड़ रहा है। अब बताओ, क्या ये एक हाइट पे है? तो हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आएगी। क्या वो उड़ रहा है? उड़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी आएगी। एक मैन है जो दीवार पे, हिल पे, पहाड़ी पे चढ़ रहा है, क्या पहाड़ी का मतलब हाइट है? इसका मतलब पोटेंशियल आएगा। क्या वो चढ़ रहा है यानी मूव कर रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी आएगी। दूसरा, बर्ड, अगर एक चिड़िया है, बर्ड ग्राउंड पे, जैसे मान लो ये मैं ग्राउंड है ना, ग्राउंड पे मैं चल रहा हूं, क्या मेरे अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी? यस। और मैं किसी इस पे मान लो बैठ जाऊं या छत पे चढ़ के बैठ जाऊं, तो अगर चिड़िया पेड़ पे या कहीं ऊपर बैठ गई तो पोटेंशियल एनर्जी। चिड़िया उड़ रही है, उड़ने मतलब काइनेटिक का पोटेंशियल दोनों। आपके घर में पंखा लगा है, पंखा जब पंखा बंद होता है, पंखा किसी हाइट पे है, यस किसी हाइट पे है, तो अगर पंखा ऑफ है, चल नहीं रहा है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी। पंखा अगर चल रहा है तो काइनेटिक का पोटेंशियल दोनों। अगला एग्जांपल, कोई स्टोन है, मान लो कोई एक पत्थर है, मैंने ऐसे ऊपर रख दिया, ऐसे यहां पे रख दिया, क्या पोटेंशियल? यस। कंप्रेस स्प्रिंग, स्प्रिंग को ऐसे कंप्रेस कर दो, क्या उसके अंदर पोटेंशियल? हाँ, शेप चेंज। स्ट्रेच रबर, रबर को स्ट्रेच कर दो, क्या उसके अंदर भी क्या आएगा? पोटेंशियल स्टोर होगा। वाटर स्टोर इन रिजर्वायर, डैम के अंदर जो होता है वो भी क्या है? पानी है ना, मूव तो करता नहीं है, ऐसे पानी स्टोर्ड होता है ना, मूव नहीं है, स्टोर वाला पानी, तो वही क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। चलिए अब देखते हैं हमसे क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, या हम कहां से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कैसे, उसको देखो। काइनेटिक एनर्जी, मैंने पहले ही आपको बोला, काइनेटिक एनर्जी का मतलब जो मोशन से होता है। फार्मूला आपके सामने है, तो अगर आपके पूरे सामने, अब यहाँ पे ये कंडीशन देखो, ये कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है? आपसे गलती होगी, मोशन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, एक बॉल है जो ऊपर से आप ड्रॉप कर रहे हो, यू का मतलब, जीरो का मतलब क्या होता है? ड्रॉप करना। तो एक बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है, एच हाइट दी हुई है, तो आपको बताना है जब बॉल यहां पहुंच जाएगी उसकी स्पीड क्या है। तीसरे फार्मूले से निकाल लेना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो यू क्या है? 0, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। क्या यही वाला फार्मूला इसमें पुट कर सकते हो? हमने कहा हाँ यार, यही सेम फार्मूला इसके अंदर पुट कर सकते हैं। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी हाइट पर होती है, शेप की वजह से होती है, लेकिन हाइट की वजह से कितना होती है? mgh। थोड़ी देर पहले बताया था, जो ग्राउंड होता है, ग्राउंड, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? 0 होती है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? 0 होती है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये ग्राउंड है, एक बॉल ऊपर की तरफ आपने उसको फेंका, तो आपने वेलोसिटी दी, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर होगी। लेकिन यहाँ पे हाइट है ही नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? भाई ग्राउंड है ना, ग्राउंड, हाइट क्या है? 0, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 0 होगी। अब यहाँ पे हाइट कितनी है? h हाइट है। अब ऊपर जैसे ही आप जाओगे तो मैक्सिमम हाइट पे बॉल क्या हो जाती है? रुक जाती है। तो बॉल क्या हो, आपकी जो यहाँ की स्पीड हो गई वो क्या हो गई? 0। तो अगर स्पीड 0, बॉल रुक जाती है ना मैक्सिमम हाइट पे, भाई मैक्सिमम हाइट पे बॉल तो रुक जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0 होगी। पोटेंशियल एनर्जी भाई mgh कितनी होगी? mgh होगी। लेकिन जब कोई बीच में है, अब बताओ, बीच में है इसका मतलब मूव कर रहा है, अटका थोड़ी रहेगा, ऐसे हवा में अटका थोड़ी है, मूव कर रहा है ना बीच में, तो काइनेटिक एनर्जी तो होगी। क्या बीच में मतलब हाइट भी है? हाइट भी है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। अब एक आता है, आपके टॉपिक दिया हुआ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट, वो सॉरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। फिर कुछ बच्चे कहेंगे सर ये कौन सी नई एनर्जी आ गई मैकेनिकल? मैंने कहा घबराओ नहीं, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल ऑलवेज कांस्टेंट। क्या मतलब कहने का है कि अगर इन दोनों का सम मान लो 10 है, तो यहां भी 10, यहां भी 10, यहां भी क्या होगा? 10 होगा, यहां पर भी क्या होगा? कैसे सर? क्या हमें समझ में नहीं आया। हमने कहा यार ऐसे समझो, मान लो कोई 10 है, मान लो ये क्या है? 10। तो मैंने कहा यार 9 + 1 ये भी 10 होगा, 2 + 8 ये भी 10 है, 5 + 5 ये भी 10 है, 0 + 10 ये भी 10 है। तो मतलब टोटल सम क्या रहेगा? वो क्या रहेगा? सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जैसे एग्जांपल, यहां काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल नहीं है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, तो अगर पोटेंशियल बढ़ता जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। खुद देख सकते हो, बाद में काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, पोटेंशियल मैक्सिमम हो गई है। तो इसे ही बोला जाता है मैकेनिकल एनर्जी, यानी इन दोनों के सम को बोला जाता है मैकेनिकल एनर्जी। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। देखो है क्या, अ बॉल 5 kg थ्रोन अपवर्ड। एक बॉल है, क्वेश्चन पूरा पढ़ लो। एक बॉल है, ग्राउंड से 10 मीटर पर सेकंड की तरफ से ऊपर फेंका जाता है, तो आपको बताना है जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी। मैंने कहा अच्छा वेरी इजी। कैसे इजी, इधर देखो, ये मूव कर रहा है, इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी आएगी, निकाल लो, हाफ mv स्क्वायर। तो हमने कहा यार हाफ की जगह हाफ रखा, मास की जगह 5 kg रखा, v की जगह हमने 10 रखा, तो हमारी 250 जूल आई। अब जैसे ही ये बॉल कहां पहुंचेगा, ऊपर मैक्सिमम हाइट पे, यहां पर v क्या है, 0, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, 0 आएगी। इसका मतलब ये जो 250 एनर्जी थी ये किसमें बदल गई होगी, पोटेंशियल एनर्जी में बदल गई होगी। मैंने अभी बोला था ना, काइनेटिक एनर्जी किसमें बदल जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में। तो ये काइनेटिक एनर्जी किसमें बदल गई है, 250। तो हाँ, अच्छा कुछ लोग कहेंगे सर एयर फ्रिक्शन लगता है और बहुत सारे एनर्जी लॉस होती है, तो हमने कहा फिजिक्स हम लोग जो पढ़ते हैं उसमें लॉस को नहीं रखते हैं ना, लॉस को 0 मानते हैं जो हम पढ़ते हैं अभी। चलिए 250 एनर्जी यहां थी, वही 250 एनर्जी कहां पहुंच गई, यहां, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब mgh कितना है, 250 भाई, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है mgh, h की वैल्यू कितना आएगा 250 अपॉन mg यानी 5 मीटर। कुछ लोग कहेंगे सर 5 मीटर हाइट निकलवा दी उसने, क्या और तरीके से हम हाइट निकाल सकते हैं। मैंने कहा हाँ बेटा और तरीके से हाइट निकाल सकते हैं। कहेंगे सर कैसे निकाल सकते हैं, मैंने कहा इधर देखो, पहला तरीका ये होता है कि आपका जो आएगा, इधर देखो, अरे 10 मीटर से है, हालांकि मैं डायरेक्ट करवा रहा हूं, जरूरत नहीं है करवाने की। देखो 10 मीटर से फेंक रहे हो तो टाइम कितना लगेगा ऊपर जाने में, हमने कहा सर ऊपर जाने में टाइम 1 सेकंड लगेगा, u बाई जी मोशन में आपने पढ़ा होगा। अगर 1 सेकंड ऊपर जाने में लगेगा तो 1 सेकंड ही नीचे आने में लगेगा, और 1 सेकंड में चलता कितना है 5 मीटर। कितना चलता है 5 मीटर। दूसरा, हाइट का जो फार्मूला आपने पढ़ा था u स्क्वायर बाई 2g, 10 गुणे 10 अपॉन 2 इंटू 10, तब भी कितना आएगा 5 आएगा। हमने कहा बहुत तरीके से आप निकाल सकते हो। दूसरा, एक बॉल है, अब देखो यहां पे आपको काइनेटिक एनर्जी दी थी, यहां पे क्वेश्चन में पोटेंशियल दी है, उल्टा खाली क्वेश्चन है। एक बॉल है जो 10 मीटर पे है, उसको ड्रॉप किया गया है, छोड़ा गया है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी पूछा है। हमने कहा यार बहुत आसान है, बॉल यहां पर है, इसका मतलब हाइट पे है, हाइट कितनी है 10, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी आएगा कितना mgh, 5 गुणे 10 गुणे 10 यानी 500 जूल आएगा। फिर उसने कहा अच्छा एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी बताओ जब वो यहां पहुंच गया होगा। मैंने कहा ये तो बहुत आसान है, जो आपको यही 500 जूल पोटेंशियल था वही पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो गया होगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होगा। 500 जूल आ गई, हमने कहा हाँ आ गई। उसने कहा यार स्पीड बता दो, हमने कहा कि पोटेंशियल काइनेटिक जो होती है हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर का मतलब 500, v स्क्वायर का मतलब इसके नीचे खाली इससे डिवाइड कर दो, भैया 2 उधर जाएगा, m नीचे आएगा, तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 200, v की वैल्यू अंडर रूट 200। अब खाली अंडर रूट को सॉल्व कर लो। अब इसको भी ना अगर करना पाए तो आपको तो प्रॉब्लम है, बता देता हूं। क्या 200 को हम लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 2, भाई ये स्क्वायर से बाहर निकल आएगा, अंडर रूट से बाहर निकल आएगा, रूट 2 की वैल्यू कितनी 1.41, देख लो। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस करवा दिए है ना। अब चलो पढ़ लेते हैं कि जो क्या क्या दिया हुआ है। चलो देखो एनर्जी के बारे में, अब चाहे जो पैराग्राफ आप पढ़ो कोई मसला नहीं, कोई भी आपसे कह रहा है, जो भी आपसे पैराग्राफ, यहाँ एक आध दो लाइन इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। देखो आपसे क्या कहा जा रहा है कि एनर्जी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर रहा है। इधर देखो आपसे अगर लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट एनर्जी, सही बात है। द डिमांड ऑफ एनर्जी इज एवर इंक्रीजिंग, एनर्जी की डिमांड बढ़ती जा रही है। वेयर डू वी गेट एनर्जी फ्रॉम, हम कहां से मिलती है, द सन इज द बिगेस्ट, सबसे बिगेस्ट कौन है सन, ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। नेचुरल सोर्स है ना, हाँ नेचुरल सोर्स है। Many of energy sources are derived from the sun. We also get energy from the nuclei. न्यूक्लियस से भी हमको एनर्जी मिलती है। यूरेनियम वगैरह जानते हो ना, यूरेनियम 238 है ना, तो हम भाई न्यूक्लियाई का मतलब क्या है, यूरेनियम 238 जिससे 16 वो न्यूक्लियर पावर प्लांट चलते हैं, या इंटीरियर टाइड ज्वार भाटा जिसे बोलते हैं हम लोग ना, ये सारी चीजें। चलो आगे देखते हैं। तो एनर्जी की बात करते हैं, इसमें कुछ है नहीं, पूरे पैराग्राफ में आप पढ़ सकते हो साइंटिफिक टर्म एनर्जी। तो मैंने आपको हालांकि पूरा समझा दिया है, कोई समझाने की बात नहीं। अब यहाँ से आप खुद पढ़ सकते हो। हैमर, वही जो मैंने एग्जांपल दिया था टॉय वाला, कि एक हैमर वाला जो बस उड़ वाला, कि आपकी एक कुल्हाड़ी है ऐसे पटकते हो है ना, वो सारे मैंने आपको समझा दिए हैं। तो आप इस पूरे पैराग्राफ को कहीं से भी आप पढ़ सकते हो। देखता हूँ और कोई इंपॉर्टेंट चीज है। 1 जूल वाला बता दिया था, 1 जूल इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क, ये मैंने आपको बता दिया है।
किलो जूल भी आपको बता दिया है, पूरा बता दिया है, एनर्जी के फॉर्म आपको बता दिया है। दूसरी बात ये भी बता दिया, देखो हाउ डू यू नो दैट सम एंटिटी इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये पूछ रहा है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी कुछ एनर्जी कुछ है। तो मैंने कहा यार एक काम करते, देखो मान लो लाइट निकल रही है, इसका मतलब एनर्जी है, साउंड निकल रही है, इसका मतलब क्या है, एनर्जी है, हीट निकल रही है, इसका मतलब क्या है, एनर्जी है। मैंने कहा यार इतनी सारी चीजों से हम बता सकते हैं कि यहाँ पर एनर्जी है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। बता दिया था, ये भी मैंने आपको पूरा बता दिया है। हाँ यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताऊं, चलो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था एक चीज, यहां पर डिस्कस कर लो। देख थोड़ी देर पहले मैंने बताया था जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है ना, जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है, क्या वो v, मान लो यहाँ v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, यही मैंने आपको बोला था। यानी अगर आप किसी हाइट से किसी भी चीज को गिराते हैं, जितनी ज्यादा हाइट होगी उतनी ज्यादा स्पीड आएगी। तो वही आपसे बार बार पूछ रहा है, देखो हाइट पे डिपेंड कर रहा है ना, जितनी ऊपर से कोई चीज छोड़ेंगे उतनी स्पीड से आएगी, ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो उसने कहा कि एक हैवी बॉल ले लो, ले लिया उसको, थिक बेड ऑफ सैंड, मान लो यहाँ पे सैंड है, ये पूरी मिट्टी है, ये पूरी सैंड है, पूरा सैंड है, पूरा सैंड है। एक बार यहां से गिरा रहे हो तो हल्का सा उस पे सैंड पे निशान पड़ेगा, एक बार यहां से गिरा रहे हो, एक बार यहां से गिरा रहे हो, एक बार, तो जितनी ऊपर से गिराओगे उतनी ज्यादा स्पीड होगी, जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतना अंदर तक जाएगा। तो डेप्थ कंपेयर करना है तो हमने कहा डीपेस्ट वही जाएगा जिसकी हाइट क्या होगी, ज्यादा होगी। शैलोवेस्ट कौन होगा, हमने कहा सबसे जो जिसकी हाइट क्या होगी, कम, क्योंकि हाइट कम, स्पीड कम, काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। चलो अगला वुडन ब्लॉक है, हाँ इसको बात कर लेते हैं, ये भी आसान है। देखो ट्रॉली वाला, थोड़ा और छोटा हो भैया, चलो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। उसने ये कहा कि यार ये ट्रॉली है, ये ट्रॉली जब इस बॉल को हिट करेगी, पहले यहां था, अब कहां चला गया, यहां पे चला गया। हमने कहा हाँ ठीक है। उसने कहा एक बात बताओ, मान लो यहां से यहां गया, मैंने माना कि यार वो क्या 1 मीटर गया, ठीक है। उसने कहा इस मास को बढ़ा दो। अब बताओ, खुद दिमाग लगाओ, मास को बढ़ाओगे, मास बढ़ेगा तो क्या जो वर्क होगा वो ज्यादा होगा, वर्क ज्यादा होगा, क्या डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। यानी जितना ज्यादा मास, मान लो यार तुमको एक टक्कर लग रही है एक मोटरसाइकिल से, कम दूर तक जाओगे, एक टक्कर लग रही कार से, इसका मतलब कम दूर तक, थोड़ा उससे ज्यादा, एक बस से और ज्यादा, ट्रक से और ज्यादा, रेलगाड़ी से लग जाए तो ठीक है ना। वही कह रहा है कि ट्रॉली मूव जैसे जैसे आप मैंने कहा जैसे जैसे मास बढ़ाएंगे, स्पीड की बात नहीं कर रहा, जैसे जैसे ट्रॉली का मास बढ़ाएंगे उसका वर्क बढ़ेगा और डिस्प्लेसमेंट इस वाले का ज्यादा, 1 मीटर से 2, 2 से 4, 5 होता जाएगा। हाँ एक यहां पे दिया हुआ है तो बता दे रहा हूं, ये जो जूल थे ना, ये देखो जेम्स प्रेस्कॉट जूल, ये जो पूरा नाम है, इन्हीं की वजह से नाम क्या दिया गया था, जूल, एनर्जी का यूनिट जूल दिया गया था। ये पूरी आपकी गेन्ड एनर्जी बता दी मैंने, पूरा कैसे कैसे होगा, रोलिंग कार हाउ मच एनर्जी प्रोसेस पूरा। चलो सॉल्यूशन, और ये आपका डेरिवेशन जो मैंने कहा था ना, डेरिवेशन जो आपको बताऊंगा, डेरिवेशन यही है। आप देखो डेरिवेशन इतना ही आसान है। डेरिवेशन क्या है, इतना ही, जो वर्क आपका होता है क्या होता है, कहां गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देखो वर्क जो होता है वो क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या फोर्स को मैं लिख सकता हूं मास इंटू एक्सेलरेशन, तो वही फोर्स को इन्होंने क्या लिख दिया, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां से ले लिया इन लोगों ने, इस इक्वेशन से, देखो थर्ड इक्वेशन से उन्होंने एस की वैल्यू निकाल ली और वही एस की वैल्यू यहां पे पुट कर दी, ये और ये क्या हो गया, कट गया। तो देखो हाफ एम ये पूरा आपका बन गया, यानी कुछ करना नहीं था, कुछ करना नहीं था। ये देखो फोर्स की जगह खाली रख दिया मास इंटू एक्सेलरेशन, एस की वैल्यू उन्होंने वहां से इस इक्वेशन से निकाल के रख दी, इतना ही काम किया है और मसला खत्म हो गया। चलो ये वाला क्वेश्चन, ये जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है इसको है ना, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, बट खाली ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है, इसने दिया है 30 किलोमीटर, तो किलोमीटर को हम किस में बदलेंगे, 30 इंटू 5/18, सबको ये पता ही होगा, 30 इंटू 5/18। हालांकि इन्होंने सीधे कर दिया भाई, किलोमीटर को 1000 मीटर लिख दिया है, आवर को सेकंड में कन्वर्ट कर दिया है, इतना ही काम किया है, और वही चीज हम लोगों ने आसान फॉर्म में पढ़ा है ये, तो आपको ये आंसर आपका आ जाएगा। दूसरे वाले को भी इनको कन्वर्ट कर लेना है, दूसरे वाले में आपको आंसर ये वाला मिल जाएगा, इनिशियल एनर्जी इंटू फाइनल एनर्जी, माइनस कर दो। तो मैंने क्वेश्चन आपको पूरा करवाया हुआ है।
हालांकि इसको फिर से देख सकते हो आप, उसने कुछ किया नहीं है, इतना ही किया। देखो कितना किया है, देखो पहले स्पीड कितना थी भाई, जो आप कैलकुलेट करने के बाद पहले स्पीड थी आपकी 8.33, बाद में स्पीड आपकी हो गई 16.67। इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी निकल आई हाफ mv स्क्वायर। तो हाफ mv स्क्वायर कितना आया 52,041, मैं पॉइंट में 52,041। फाइनल वाले की वजह से भी काइनेटिक एनर्जी निकल आई, और कितनी आई है 20, 84, 16। ये एनर्जी आई है मल्टीप्लाई करने के बाद, ये पूरी एनर्जी उन लोगों की आई है। बात समझ में आ गई, ये पूरी एनर्जी आई है। कुछ नहीं करना, इन दोनों खाली क्या कर दो, माइनस कर दो, वही क्या आ जाएगा, वर्क डन आएगा। इतना ही आसान है, जो बहुत लंबे चौड़े में आपको लिखवाया गया है। चलिए अगली बात कर लेते हैं, ये पूरा क्वेश्चन हो गया आपका। फिर आपसे कह रहा है काइनेटिक, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमने कहा यार काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है, काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है, क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है जो मोशन में है। कोई भी अगर एनर्जी मोशन की वजह से आ रही है, राइट एन एक्सप्रेशन, तो हमने कहा यार हाफ mv स्क्वायर, हमने बार बार पढ़ रखा है। दूसरा, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर इज 25 जूल। जब वो 5 मीटर से चल रहा है तो उसकी एनर्जी कितनी है, 25 है, 25 है। अगर उसकी एनर्जी वेलोसिटी को डबल कर दे रहे हो, अभी हमने कहा था वेलोसिटी का कर रहे हो डबल, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाती है 2 का स्क्वायर यानी 4 गुना। कितना हुआ, 4 गुना। पहले था 25, 25 का 4 गुना 100। और अगर वेलोसिटी को 3 टाइम, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 25 गुणे 9, तो हमने कहा 25 गुणे 9। इतना ही आसान था क्वेश्चन, ठीक है ना। आगे चलो, और बाकी ये चीज हमने करवा रखी है, अगर ये वाला पूरा कि अगर स्प्रिंग को आप स्ट्रेच करते हो काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगी। कौन सी एनर्जी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरीके से इसको इस तरफ करते हो तो भी। तो ये पूरी चीजें मैंने आपको समझा रखी है, इसलिए पहले चलो पोटेंशियल एनर्जी एट अ हाइट, ये भी आपको बता दिया। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे। हाँ, ये जो मैं आपको बता रहा था ये वही पॉइंट है, लेवल वाला। यानी अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी लेना है, किसी एक लेवल आपको मानना पड़ेगा, कोई एक लेवल मानना पड़ेगा, है ना, कोई एक लेवल। जैसे मान लो इन्होंने कहा ग्राउंड, तो मैंने कहा यार ग्राउंड का मतलब हाइट कितनी है 0, तो जो ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो भी कितनी आएगी, 0 आएगी। वही सेम कहानी उन्होंने कही है। फिर उन्होंने यही बात कही है, चाहे पाथ 1 से लेकर जाओ चाहे पाथ 2 से, दोनों में क्या रहेगा, वो सेम। यानी पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ कितना हाइट लेके जा रहे हो उस पर डिपेंड करता है। चलिए एग्जाम्पल, फाइंड द एनर्जी, mgh फार्मूला लगाना है और कुछ भी नहीं, सिर्फ mgh फार्मूला। 9.8 क्यों लगाया, तो क्वेश्चन ने बोल रखा है कि 9.8 ही लगाना है। आगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन ये भी देख सकते हैं, खाली आपको हाइट निकालना है, mgh आपको दिया हुआ है, फॉर्मूले पुट करना है और कुछ भी नहीं, इसलिए नहीं बता रहा हूं। आगे, आर वेरियस एनर्जी फॉर्म इंटरकन्वर्टिबल, हमने कहा हाँ यस, बहुत सारी एनर्जी इंटरकन्वर्टिबल होती है। हम आपको अलग से बताएंगे कौन कौन सी एनर्जी किस फॉर्म में जाती है ट्रांसफॉर्मेशन में। उससे ही बोला गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम पूरा आपको अलग से वीडियो बना देंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, बस इतना है।